आप सुनील कुमार मौर्य जी हैं। यूँ तो बदलापुर जौनपुर के हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के जो है बैनर के नीचे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए नवीनतम नए प्रयोगों को करते रहे हैं और सभी तरह के आंदोलनों में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। और हमारे साथ आदरणीय दद्दू प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, जो बांदा से हैं। आप बांदा बहुजन समाज पार्टी से 3 बार जो है एमएलए रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार में आप 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आपने एक मैंने इस तरह के संवैधानिक और लगातार इस तरह के मूवमेंट चलाने में सामाजिक परिवर्तन मंच की ओर से शिक्षा के अधिकार के सवाल पर, और उसके पहले समानता और मूलतः जो बात की जाती है कि सामाजिक परिवर्तन का ही एक पूरा उस आंदोलन के साथी हैं। दूसरा हमारे साथ जो है डॉक्टर सतब्रत जी हैं। आप उज्जैन से पीएचडी हैं और इंग्लिश में आपने जो है नेहरू, गांधी और टैगोर का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अब आप गांधीवादी हैं और गांधी जी की कथा कहते हैं, गांधी कथा कहते हैं, और एक मैंने शानदार व्यक्तित्व के साथी हैं। आप गोरखपुर के हैं, वर्तमान में जो है मैत्रेय आश्रम लखनऊ रहते हैं। हमारे साथ जो है मनीष कुमार जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं, वहाँ के छात्र संघ के महामंत्री के प्रत्याशी रहे हैं। इसके अलावा आयशा के सक्रिय साथी हैं। इस तरह अपने साथी प्रिय निशांत राज जी हैं, और उनको भी समय इसमें हम लोग लाएंगे, कोशिश करेंगे। तो सभी साथियों का स्वागत तो हुआ ही। डॉक्टर आरपी गौतम जो लखनऊ में है और इलाहाबाद से लेके गोरखपुर तक की यात्रा पढ़ाई लिखाई के साथ हुआ और ढेर सारे राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों अभियानों में रहते हैं। तो आज देखिए हम लोग जिस खास संदर्भ से बात कर रहे हैं, अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल यूं तो हम तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी छात्र युवा आंदोलन के लिए ही, सामाजिक आंदोलन के लिए ही बना, लेकिन इस दौर में जब लग रहा है कि आज के दौर में ढेर सारे लोग अलग अलग तरह का वर्जन और समाज में कई तरह की बातें आ रही हैं, और सही बात है कि गोदी मीडिया हो या उसके विपक्ष में भी जो एक अल्टरनेट मीडिया खड़ी हुई है, उसमें भी कुछ चंद तरह के लोग और उसी तरह के इंटेलेक्चुअल, मैं पिछले 1 महीनों से वाच कर रहा हूँ लगातार, मैं देख रहा हूँ कुछ खास तरह के चेहरे हैं, उनको ही सुनने के लिए लोग अभिशप्त हैं। वो सही बोले गलत बोले कुछ कह दें वही मानना, जमीन पे क्या वर्जन चल रहा है वो भी 1 हफ्ते बाद आके बोलते हैं, लगता है कि नहीं यही बात सही थी और आकलन ठीक है। तो हम लोगों के आपस में लगातार बातचीत हुई और लगा कि हमको भी इस तरह का जो ज्यादा ग्राउंडेड लोग हैं, जो ज्यादा गहराई से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका भी वर्जन आना चाहिए, अलग तरीके की राय आनी चाहिए। तो उसी संदर्भ से एक शुरुआत है और आप तमाम साथियों का स्वागत है। और हम लोग आज इस महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। यूं समझिएगा कि आज का जो परिस्थिति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहे कि आरएसएस से हम स्वतंत्र हो चुके हैं, यूं कहिए कि भाजपा खुद स्वतंत्र है एक बतौर राजनीतिक पार्टी के, आरएसएस सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है और उसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही रहना चाहिए। तो यूं तो इसका मायने जिस तरह से लोगों ने निकाला कि नहीं, आरएसएस और भाजपा के बीच एक लगातार खटपट दिखाई दे रही है। जो बड़ा वर्जन है वो इसी तरह से चला और लोग एक तरह का कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो एक नई बात भी आ रही है, जिस बात को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इस माध्यम से, ये जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, उसके अलावा जिस तरह का गुस्सा इस बार के चुनाव में दिखने लगा है, 5 फेज का चुनाव हो चुका और लगभग तय हो गया कि मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है। ये एक सामान्य सी बात है और जनता में जबरदस्त गुस्सा दिखने लगा है चौतरफा।
और उसके अलग अलग कारण होंगे, वो सब पे बात हो सकती है, हम सब समझते हैं। लेकिन जिस तरह से आरएसएस को बचाने की एक कोशिश, एक कवायद शुरू हुई है, माने हम लोगों का ये समझ यहाँ पे भी जा रहा है कि क्या ये बात नहीं हो सकती कि भाजपा इस हार से आरएसएस को बाहर करना चाहती है और आरएसएस को बचा लेना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में ये कह सके कि आरएसएस अगर होती तो भाजपा 400 के पार जाती, आरएसएस को हमने बाहर रखा या आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं थी, लिहाजा वो चुनाव हार गए। ये मोदी और अमित शाह की हार हो सकती है, आरएसएस की हार नहीं है। तो ये एक पॉपुलर बातचीत है, इस पे सभी साथियों की राय लेंगे और साथ साथ माने इस पे भी एक बातचीत आनी ही चाहिए कि यूं तो बसपा को लेके कम विमर्श हो रहा है मीडिया में, और आनंद जिस तरह से बसपा के लीडर चुने गए और अध्यक्ष बनाए गए, कोऑर्डिनेटर बनाए गए, सर्वे सर्वा इस पूरे लोकसभा के चुनाव में दिख रहे थे। लेकिन अचानक से सीतापुर रैली के बाद बसपा की जो अध्यक्ष हैं बहन मायावती, उन्होंने हमको बैकफुट पे लिया और कहा कि परिपक्व नहीं है। तो ये भी क्या माने दो राज्यों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच चुनाव में ये जो दो वक्तव्य आया, जिस तरह का स्टैंड आया, ये क्या अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है? और अपने दोनों माने बीजेपी के लिए आरएसएस की जो भूमिका है, मुझे लगता है कि बीएसपी के लिए जिस तरह से प्रोफाइलिंग हुआ आनंद जी का, वो उससे कम की भूमिका उनके लिए नहीं है। तो इन मसलों पे आप सभी विद्वजनों का, मेहमानों का क्या वर्जन है और कैसे इस दौर में यूपी की राजनीति को समझा जाए? तो मुझे लगता है कि लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, दद्दू प्रसाद जी विधायक रहे, मंत्री रहे, और ओवरऑल यूपी की पॉलिटिक्स में हम सब नौजवानों से ज्यादा गहराई से लंबे समय से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उनका वर्जन सबसे पहले चाहते हैं कि उनका बात आए कि इस पूरे परिघटना को हम लोग कैसे देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि दद्दू प्रसाद जी अपनी बातचीत इस संदर्भ से शुरू करें। सुनील जी धन्यवाद। शुक्रिया। दिन पहले मेरी एक संघ परिवार के बड़े नेता से बात हुई। सुबह सुबह ही मैंने सोते से उसको जगाया। हरिद्वार रहते हैं वो। तो चूंकि मुझे भी 15 दिन से ये नजर आ रहा था, बल्कि फर्स्ट राउंड से ही, कि जिस तरीके का नरेंद्र मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास सेना है, तो वो सेना जो उनके मोर्चेबंदी है वो दिख नहीं रही। तो मुझे मेरी शंका गई कि 1984 के चुनाव में संघ परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐलान किया कि मारो सालों को, सरदारों को, इन्होंने हमारे हिंदू आइकॉन को मार डाला। भले संघ परिवार इंदिरा गांधी की हत्या से सहमत रहा हो, पर हिंदू भावनाओं को अपनी तरफ करने के लिए उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता। और भी बीच के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी स्टैंड लिया। तो मेरा भी संदेह था कि कहीं संघ परिवार नरेंद्र मोदी को अकेले हाँफने के लिए छोड़ दिया है क्या? वो जो फौज फाटा संघ के प्रचारकों का है वो दिख नहीं रहा है ग्राउंड पर। तो उस आदमी ने प्रत्यक्ष रूप से तो खंडन किया कि नहीं, हम सब लोग एक हैं और पूरी टीम लगी हुई है, पर बाद में उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और अगर योगी आदित्यनाथ भी, जो आज ही प्रकट हुआ,
फर्स्ट राउंड में भी प्रकट हुआ, सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर में, और आज जोगी के खासम खास राजा भैया। तो ऑफिशियली, अनऑफिशियल तो 4-5 दिन पहले से, पर ऑफिशियली समाजवादी पार्टी को समर्थन जारी किया है। 25 मई को मतदान है, तो इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। और इमेज को बचाना, तो ये कूटनीति की बातें हम सोचेंगे केवल, या कुछ तथ्यों पे गौर करना चाहिए। हमारे दिमाग में हमेशा राजनीति, कूटनीति हावी रहती है। राजनीति किस लिए है? तो जो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की राजनीति है, वो राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को, शोषण की व्यवस्था को, जो बुर्जुआ वर्ग की व्यवस्था है, उसको बचाए रखने के लिए संघ परिवार की राजनीति है। और इसके उल्ट मैं और किसी को नहीं शामिल करना चाहूंगा, जानबूझ करके कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, जनता पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आरजेडी, वो खुद तय करें कि उनकी भूमिका क्या है। और बहुजन समाज पार्टी बनाई गई इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, घोषित एजेंडा था। ये छुपा हुआ एजेंडा नहीं, ये घोषित एजेंडा था। काशीराम जी की जब तक चली, तो वो बहुजन समाज पार्टी इस लाइन पर, इस एजेंडे पर काम किया। मानवर काशीराम जी की जब नहीं चली और भारतीय जनता पार्टी से संधि स्थापित होने लगी, तो ये लाइन बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ दिया, एजेंडा छोड़ दिया और यथास्थितिवादी पार्टी हो गई। पर मुझे अच्छी तरीके से पता है, 1995, जो नवंबर 1995 में उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे थे, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मानवर काशीराम जी से कहा कि हमारे समर्थन से आपकी सरकार है, आपकी मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका कैंडिडेट हमारे खिलाफ चुनाव लड़े और सत्ता का उपयोग करके आपका कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता के फिर रगड़ाई करे, तो हमारे कार्यकर्ता में शिकायत होगी, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, समझौता चुनावी गठबंधन हो। मानवर काशीराम जी ने कहा कि भाई, जिनको मैंने पिछले 20 सालों से परिवर्तन के लिए तैयार किया है, मैं उनको अपील नहीं कर सकता कि यथास्थितिवादी ताकतों को आप वोट करो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं हो सकता। वो नहीं हुआ, तो अटल बिहारी ने कहा कि फिर मुझे सरकार गिरानी होगी। बहन मायावती नहीं चाहती थी कि सरकार गिराई जाए, पर मानवर काशीराम जी ने जब भारतीय जनता पार्टी शोषणकारी ताकतों और यथास्थितिवादी ताकतों के साथ चुनावी गठबंधन नहीं किया, अटल बिहारी जी ने कहा कि हम 50% शेयर
बहुजन समाज पार्टी को देने को तैयार हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी शहरों में कमजोर है, पर हम 50% शेयर आपको देंगे। तो मानवर काशीराम जी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हम अपील नहीं कर सकते कि यथास्थितिवादी ताकतों, शोषणकारी ताकतों को परिवर्तनकारी लोग मतदान करें। ये काम 89 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कर सकती है कि आप विश्व हिंदू परिषद को मतदान कीजिए, तो बीपी सिंह का एक पहिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और एक पहिया राम जन्मभूमि निर्माण समिति, एक तरफ लेफ्ट फ्रंट था बीपी सिंह के साथ और दूसरी तरफ राइट फ्रंट था। तो मानवर काशीराम जी ने कहा, ये काम काशीराम नहीं कर सकता। तो लिहाजा मुझे तो 12 अक्टूबर 95 को मानवर काशीराम जी ने बोला और 17 अक्टूबर 95 को सपोर्ट विड्रॉ हो गया और मायावती की सरकार गिरा दी गई। मानवर काशीराम जी ने पूरी कोशिश किया कि 96 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद अक्टूबर 96 में विधानसभा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आगे सरकार ना बनानी पड़े, तो कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया, घुटनों के नीचे लाके। लेकिन अब माने इतिहास में तो ढेर सारी बातें हैं, माने तो कांशीराम साहब के बाद की परिस्थिति आपके समझ में नहीं आएगा। इतिहास को मैं इसलिए निरुद्देश्य नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य है ना माने वो ठीक बात है। एक भारतीय ये जो कहना है बिल्कुल कल्पना नहीं है। आरएसएस संघ परिवार, जो शंकराचार्यों ने कहा कि राम मंदिर का तरीका ठीक नहीं है उद्घाटन का, संघ परिवार उसके दबाव में आया और संघ परिवार हिंदू भावनाओं को सेव करना चाहता। अमित शाह की तानाशाही गुंडागर्दी से केवल योगी आदित्यनाथ नहीं दुखी हैं, बल्कि अन्य अनेक लोग भी हिंदुत्व ताकतों के अंदर भी है। तो मुझे पक्की जानकारी नहीं है कि संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है या साथ नहीं दे रहा है, पर दिख मुझे भी ऐसा रहा है। इसलिए ये कल्पना नहीं है कि वो केवल अपनी इमेज बचाना चाहते हैं, और यही बात बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लागू होती है। आहिस्ता आहिस्ता बहुजन समाज पार्टी जब परिवर्तनकारी एजेंडे से खारिज होकर यथास्थितिवादी एजेंडे पर काम कर रही है, और सन 2002 के बाद खुले तौर पर जब मानवर काशीराम जी पॉलिटिकली फिजिकली कमजोर होते गए, पंजाब में एक भी सीट वो नहीं जीत पाए, तो मानवर काशीराम जी कमजोर होते गए और एजेंडा बहन मायावती तय करने लगी। तो अभी जो आकाश आनंद के साथ हुआ है, ये आश्चर्यजनक नहीं है। ये गुलामी की मानसिकता और दबाव का खुलेआम प्रदर्शन है। हमारे बीजेपी का ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हमारे गांव में एक कलुआ था, तो अपने लड़का को उसने पढ़ने के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए भेजा, विलायत भी भेजा। तो हायर एजुकेशन करके और लड़का आया गांव में, और संजोग से कलुआ चमार था और मैं भी चमार हूं। तो लड़का आया तो लड़का ज्ञानी और स्वाभिमान सीख करके दुनिया की खुली हवा में सांस लेकर के, भारत में तो हवा भी गुलामी की है, भारत की सामाजिक व्यवस्था के चलते हुए
यहाँ आर्थिक तो व्यवस्था के क्या क्या कारण नहीं मधु हुआ। प्रसाद जी, अरे अब सुनाओ, मैंने से बात कराए बातें हो। तो ढेर सारी हो सकती हैं। नहीं, अ, अब सुनाओ, अ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप रिकॉर्डो करो। तो इसलिए नहीं, हम लोग इस पे गांव में आया जब, तो तमाम दुखिया पीड़ित उससे मिले, और किसी ने कहा कि हमारी बहुरिया को राजा साहब इतने दिन से कब्जे में रखे हैं, बहन को रखे हैं। कुछ लोग आए, कहा भैंसिया हमारी राजा साहब बंधक बनाए हैं। कुछ लोगों ने कहा जमीन जायदाद कब्जे में है। तो विलायत से पढ़ के आया लड़का, और स्वाभिमान के साथ उसने कहा कि अरे आओ, ये तो खुलेआम अन्याय है, आतंकवाद है, मैं FIR लिखाता हूँ और जेल पहुंचाऊंगा राजा। कौन राजा? तो राजा ने कलुआ को ललकारा, कहा अरे कलुआ, तो लड़का दिमाग खराब हो गया है, नेता बना था, हमारे खिलाफ चौराहे में खड़ा होकर के बगावत फैला रहा है। तुम्हारा घर जहां बना है ना, हमारी धरती में बना है, और तुम्हारे घर में जितनी ईंटें लगी हमारे भट्ठा से गई, आज तक पैसा नहीं दिए, खाली करो घर। और तुम टट्टी पेशाब करने कहाँ जाओगे? अपना खेत जोतने कहाँ से जाओगे? कलुआ डर गया। कलुआ ने 20 लाठी अपने लड़का को जूता उता मारे, कहा साले तुम हमारे मालिक को नाराज कर दिए, अब मेरा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम कहाँ से ये तुम सीख के आ गए? राजा साहब आए, हमारा मालिक आए हुई, और मारते मारते राजा के दरबार में ले गया। कहा राजा साहब मैंने बहुत मारा, अब ये लड़का जो है तो आपो मारो। लड़का स्वाभिमान के साथ खड़ा, तब डरे नहीं, राजा से आंखों में आंखें मिलाया। राजा ने कहा ये लड़का आगे चल के खतरा पैदा होगा, तोड़ दे आया है रीढ़ के हड्डी। तो उसका दरिंदा करिंदा उठा, 20 लाठी मारी, लड़का को लाई के कलुआ घरे आया। तो कहा साले तुम्हें किसने भड़का दिया? ये राजा साहब के कारण तो मैं मुख्यमंत्री बनी थी, संघ परिवार के आदेश से, और दोबारा भी भैये बनाए मुझे मुख्यमंत्री, तीसरी बार भी भैये बनाए। अब मैं तुम्हें भी इन्हीं की मदद से बनाना चाहती हूँ, जुगाड़ लगी जाएगा आगे। अब तुम खतरा खड़ा कर दिया, आतंकवादी बोल दिए। तो उसने राजा साहब से भी कहा, पब्लिक में भी कहा कि अनमैच्योर है, माफ करो राजा साहब। इतनी सी कहानी है। बहन मायावती आकाश आनंद को बचाना नहीं चाहती, डिफेंस करने का नहीं है। भविष्य में अब कभी आकाश आनंद बहन मायावती की इस गुलामी की मानसिकता के चलते हुए उठ खड़ा नहीं हो पाएगा, बगावत करके खड़ा हो सकता है। अगर आकाश आनंद में बगावत का दम है तो बहन मायावती के खिलाफ बगावत करे, और तब वो नेता बन सकता है। ये तो कम से कम 2 सैकड़ा से ऊपर कांसीराम के काडर को कुचल डाला गया है। वो नेता, वो ऐसा थोड़ी है, कांसीराम जी ने कोई कमजोर काम थोड़ी किया था, देश भर में काडर बेस खड़ा किया था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद को डिफेंस करने के लिए बहन मायावती ने उसको अनमैच्योर लिखा है। जो लोग सोच रहे हैं वो सतही तौर पे सिर्फ राजनीति सोचते हैं, भारत की गुलामी की मानसिकता को वो जानते नहीं है। और दुर्भाग्य है कि भारत का विद्वान इंटेलेक्चुअल्स वर्ग भारत की गुलामी आज भी जो व्याप्त है 75 सालों के बाद भी, आजादी के, गांव में और शहरों में भी, और राजनीति के शिखर पे भी, जहां पर रामनाथ कोविंद को भी भारत के राष्ट्रपति को धकिया दिया जाता है, ये आर्थिक व्यवस्था के कारण नहीं है। ये भारत की सामाजिक व्यवस्था ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, और जब तक उसको चोट नहीं, ये उसके कारण है। पर जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग है वो राजनीति को ही समझता है। भारत के सामाजिक, मतलब बीजेपी व्यवस्था के लिए आनंद ने जो कोई विश्वविद्यालय है नहीं जो भारत के सोशल ऑर्डर को पढ़ा सके। इतना सा मुझे कहना है सुनील जी, धन्यवाद। अब सवाल जब करना हो तो बताइए, मैं उसका
फेस करूंगा। ठीक बात है। और साथियों को सुन लिया जाए। हाँ सर। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी हैं। माने इस पूरे परिस्थितियों पे एक लंबी बातचीत आपको हम लोगों ने सुना, और अलग अलग ढेर सारा ऐतिहासिक पहलू भी आया है। तो इस खास संदर्भ से जो बयान आया है जेपी नड्डा का, बहन मायावती का, सत्यव्रत जी का क्या वर्जन है? साथी सत्यव्रत जी। भाई आप पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे जैसे कि एक बात शुरुआत में आपने कहा कि क्योंकि भाजपा हार रही है इसलिए जेपी नड्डा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि जो मतलब गोदी मीडिया के साथ साथ जो अल्टरनेटिव मीडिया है, ये दोनों परसेप्शन क्रिएट करने का काम कर रही है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये अभी कहना कठिन है। तो और संघ की जहां तक बात है तो संघ मोदी को शुरू से पसंद नहीं करता रहा है, और मोदी का महत्वाकांक्षा और मोदी का जो है अपना जो भी तौर तरीके हैं, जिस तरह से वो राजनीति करते आए हैं शुरू से, गुजरात मॉडल जो उन्होंने बनाया और गुजरात मॉडल को हमारे सामने रख करके, और फिर वो एक स्थिर सरकार दिया 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के मुद्दे पे और राष्ट्र के मुद्दे पे। तो उनका तो एक अपना तौर तरीका है, अपने को उन्होंने सेल्फ इमेज गढ़ा है और उसको गढ़ने में उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने साथियों के साथ उस पर लगातार आगे बढ़ते गए हैं। और निश्चित तौर पे जो उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उनका वो अपने अलावा किसी को नेतृत्व के रूप में बढ़ते देखना नहीं चाहते, और न ही वो किसी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है मानसिक तौर पर। तो इस व्यवस्था से तो उनके पक्ष में संघ कभी नहीं रहा है। तो संघ अभी भी नहीं है, उनके भीतर के झगड़े हैं, और उनके भीतर के झगड़े बाहर आते हैं। इस पे एक ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि संघ को बचाने का भी एक कयास इसमें हो सकता है कि संघ बचा रहे और ये हार भाजपा की हार हो, जबकि मैं बहुत हद तक अभी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वोट डालने वाले लोग वोट डाल रहे हैं, और तमाम और भी इसमें है ना, जो एक सत्ता में रहने वाले लोग अपने को फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए जितने यत्न करते हैं वो सारे यत्न मोदी जी कर रहे हैं। तो कोई एंटी वेव नहीं है, कोई वेव भी नहीं है। जैसे 19 में वेव था, तो एंटी वेव ऐसा नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि हम परसेप्शन बनाने के लिए, गोदी मीडिया कह रही है 400 पार और अल्टरनेटिव मीडिया कह रही है कि नहीं बहुत गुस्सा है और बहुत इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। मैं बहुत संक्षेप में, चूंकि बहुत विस्तृत बात आ चुकी है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये सब आकलन है, अभी अनुमान है अभी। और ये बात ठीक है कि वो पहले के 19 की तुलना में वो बात नहीं रही। जो लहर की बात है वो भी मैं स्वीकार करता हूँ कि नहीं है, लेकिन एंटी वेव भी बहुत दिख नहीं रहा है। तो एकदम बुरी तरह से हार रहे हैं ये कहना कठिन है, उनकी सरकार नहीं बन रही ये कहना कठिन है, लेकिन ये झगड़े हैं। इन झगड़ों को लाने का ये हो सकता है कि जो कम हो रहे हैं ये, उससे संघ को बचा लिया जाए, या एक तरह का एक इशारा है इस बात को लेकर के कि हम अब इंडिपेंडेंटली हिंदुइज्म को लेकर के चलने के लिए सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, राष्ट्रवाद को लेकर के चलने के लिए सक्षम है। और बाकी बचे हुए चरणों में जब ये संदेश साफ हो जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो उस वोट को इनकैश भी कर सकते हैं। ऐसा भी एक रणनीति हो सकता है। आकाश आनंद के बारे में है ना, आकाश आनंद जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक पढ़े लिखे नौजवान है, और एक नौजवान को उसकी राजनीति में बाधा जो है वो उसके अपने ही पार्टी की इस नेतृत्व से उसको बाधा पहुंचाई गई है। और वो जो बोल रहे थे वो एकदम से मुझे लगता है कि जो उन्होंने पढ़ा सीखा और राजनीति को समझा है, और जो एक लोकतंत्र के भीतर जिस तरह की राजनीति होनी चाहिए उसको लेकर के वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि जिस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं उस पे मैं दद्दू प्रसाद जी से सहमत हूँ कि वो लेगेसी में मायावती जी जिनके मतलब सहयोगों से आज तक जहां खड़ी हैं
और जो कि इस पूरे चुनाव में एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश में बना है कि वो भाजपा के साथ आए बिना भाजपा के साथ खड़ी है। तो ये बात कहीं न कहीं वो नागवार तो गुजरी है बहन मायावती जी को, और उनको कमजोर करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन फिर भी एक बात से और मैं आपको जोड़ते हुए कहूंगा कि हैं परिवार के सदस्य, और निश्चित तौर पे उनके करियर को लेकर के थोड़ी चिंता तो होगी ही मायावती को, कि जिनके वजह से मैं आज हूँ, अगर ये उन्हीं पे आक्रमण करेंगे तो इनका करियर हो सकता है छोटा हो या समाप्त हो जाए। तो उस करियर का बचाने का कवायद भी हुआ। लेकिन एक नौजवान है, हमें स्वागत करना चाहिए ऐसे नौजवान का जिस लाइन पे वो चल रहे थे, और जिस तरह से आज मतलब उस घटना के बाद, आज 12-13 दिन बाद जब उनको निकाला गया, आज उनका एक ट्वीट है कि ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं और वो 10 किलो अनाज दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी भी भारतीय मानस को कोई नहीं पकड़ रहा है, और समस्याओं को सही ढंग से कोई सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं उनको कोई बात तो समझ में आई है कि किस राजनीति की भारत को आवश्यकता है, और हमारा जनपक्षधरता की अगर हम बात करें तो वो जनपक्षधरता क्या होगी, इसकी कहीं न कहीं उनके दिमाग में खाका है ना? तो वो एक जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्तिगत चेतना है और एक उनकी पार्टी की चेतना है। उन दोनों के भीतर वो कहीं फंस तो गए ही हैं, और उनको निकाला गया है। लेकिन एक मुझे एक बेहतर नौजवान नेतृत्व करता दिखे वो। तो मेरी उन दोनों पे संक्षिप्त टिप्पणी यही रही। आगे आप बाकी मैं चाहूंगा। ठीक बात है, बहुत तीखा और बहुत माने कसी हुई बात उन्होंने कहा, और चोट किया सीधे बीजेपी पे, सीधा चोट हो रहा था। वो दिखने लगा था कि हम तीखा बोल रहे हैं, और बहुत पसंद किए जा रहे थे एक बड़े हिस्से में। तो चलिए डॉक्टर आरपी गौतम का वर्जन सुन लेते हैं कि ये जो बसपा का संदर्भ है, बसपा कभी भी अग्रेसिव पॉलिटिक्स की ओर नहीं थी। जब से बसपा का जो है उदय हुआ है, बहुत आम प्रचलन में है कि ये बहुत छोटी छोटी मीटिंगें करते थे, बंद दरवाजों में करते थे, लालटेन जला के करते थे, रात में करते थे। इस तरह का इनका पूरा प्रैक्टिस है, और मायावती जी भी उसी से निकल करके आई। तो वो जो 30 साल पहले के प्रैक्टिस के लोग हैं, वो जो 30 साल में नए, जिसमें अग्रेशन है, जो सीधे मैंने मूछ पे ताव देने वाला, सीधे संघर्ष की बात करने वाला, ये अभी बसपा स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अब ये चूंकि नौजवान होने के नाते और जो नए दलित लीडर नौजवान तैयार हुए हैं, उनकी भाषा को या उन्हें उनकी ओर से बोल रहे थे, तो थोड़ा इनमें इनकी भाषा में अग्रेसन था। असंसदीय और ये तो मैंने सभी बोल रहे हैं, किसी की भी, मोदी की ही उठा लीजिए भाषण तो छाटो असंसदीय मिल जाएगा। वो बड़ा संकट नहीं है, लेकिन ये बात समझना होगा कि बसपा अपनी भाषा से बाहर जाके खड़ी। तो वो पुराने मानसिकता में जिसको बात कर रहे थे दद्दू जी, दूसरी कहानी में कर रहे थे, मैं उसको नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ठीक बात यही है कि ये 2 पीढ़ियों के बीच का अंतर है। दलित राजनीति की 2 पीढ़ियों के बीच का यह अंतर है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद अगर मैं कोई बात कहूं, उस संदर्भ में आऊं, तो मुझको लगता है कि कभी भी संघ और भाजपा इस तरह के किसी भी चुनाव में, अगर आप और पीछे का भी इनका चुनाव देखिए, तो चुनाव के बीच में ये इस तरह के बयान देते हैं। संघ को बचाने की सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल तो इनका हमेशा ये रहता है कि मतलब इनके भीतर के डिस्प्यूट, जिसको डॉक्टर सतपाल जी कह रहे थे, वो सभी जगह डिस्प्यूट होता है, लेकिन इनसे ज्यादा डिस्प्यूट मैनेज करने वाला कोई नहीं है। तो भीतरी डिस्प्यूट ये बाहर आ जाए ऐसा नहीं है, और इनके अनजाने में आ गया ऐसा नहीं है। ये पूरी प्लानिंग के साथ एक बात है, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है कि अब हम इतना तैयार हैं, मतलब अगर श्रेय मिले अच्छा हो जाएगा तो ठीक बात है कि मैंने संघ ने किया है, नहीं हुआ तो ठीक बात है संघ ने नहीं किया है। संघ साथ देता, जैसा कि वो कहते हैं कि 75 सालों में जिसकी भी सरकार बनी है संघ ने बनवाया है। पिछली कांग्रेस की सरकारों में भी अभी भी
संघ के ज्यादा लोग कांग्रेस में भरे पड़े हैं, ये उनका लगातार दावा रहा है। तो वो हो सकता है इस आधार पर अपने संगठन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि अभी आप बहुत तो नहीं, मैं लेकिन रायबरेली देख रहा हूँ, अमेठी देख रहा हूँ, इलाहाबाद देख रहा हूँ, गोरखपुर देख रहा हूँ, सीतापुर देख रहा हूँ, हरदोई देख रहा हूँ, लखनऊ मोहनलालगंज देख पा रहा हूँ। इस तरह के जो लोकसभा जहां तक दिखाई दे रहा है, मतलब जिसमें बनारस मंडल में भी, जौनपुर भी देख सकते हैं, गाजीपुर भी देख सकते हैं, थोड़ा और आगे उधर बढ़ करके घोसी भी देख सकते हैं। तो ऐसी कोई, मैंने ठीक बात है कि जहां विपक्ष चुनाव में बहुत दूर था, अचानक चुनाव में उसका थोड़ा फाइट बढ़ा है। लेकिन अभी विपक्ष यहाँ नहीं पहुंचा है कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो बहुत सरकार बनाने की स्थिति में है। तो इस तरह के बयान, विपक्ष लड़ाई में आ गया है, जो शुरुआत में लग नहीं रहा था चुनाव के दौरान। हाँ, अभी शुरुआत में तो बिल्कुल। अच्छा, अभी भी कह पाना बहुत ये नहीं है, क्योंकि वोटर बहुत ही साइलेंट तरीके से वोट कर रहा है। अच्छा, पिछले चुनाव से जो ट्रेंड है वो जिधर जा रहा है वोटर, वो पूर्ण बहुमत दे रहा है। तो हमको लगता है वोटर अगर वो तो माने चुनाव में खूब है, अलग अलग वर्जन भी आ रहा है, तो हम सुन लेते हैं साथी मनीष को। मैं, जैसा कि बहुत सी बातें आई, कुछ बातों से असहमति रखते हुए और कुछ बातें ऐड करते हुए अपनी बात कहूंगा। जैसा कि हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि हमने देखा कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन और वो सारी प्रक्रियाएं हो रही थी, तो वही बीजेपी पूरी आरएसएस की पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश के और देश के कोने कोने तक भगवा झंडा लहराने और मोदी को घर घर पहुंचाने की जो पूरी बात कर रही थी। तो एक जो सांप्रदायिकरण समाज का जहां तक जिस हद तक आरएसएस कर पाई उस हद तक तो उसने किया, लेकिन अल्टीमेटली इस पूरे मोदी के शासनकाल से आरएसएस के भी एक बड़े खेमे के अंदर उसे हासिल क्या हुआ, उसके कार्यकर्ताओं को हासिल क्या हुआ। तो ये जो खटपट है, जो टकराहट है, या यूं कहें कि मोदी के बढ़े हुए व्यक्तित्व या उनके कद के कारण या उनकी जो आत्मश्लाघा है या उनकी जो सेल्फ सेंट्रिक पूरी पॉलिटिक्स है, उसके कारण जो बाकी आरएसएस के कैडर, जो बाकी लोग जो एक बैकफुट पे आ चुके में बीजेपी की बहुत खराब हालत है, जो ग्राउंड पे भी देखने को मिल रहा है, उनकी रैलियों में देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की जो कम्युनल हेड स्पीचेस आ रही हैं, जो छलावे वाली जो पूरी प्रैक्टिस उनकी की जा रही है, उन सबसे बातें समझ में आ रही है। तो जो निराशा है लोगों के बीच में, समाज में और आरएसएस के कैडर में भी, वो उसी का रिफ्लेक्शन है। आवाज कट रही है मैनेज करने की। जी, मैं हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू हो, तो मैं यही बात कह रहा था कि एक जो कोशिश है, वो जो गैप बना है, जो लोग ठगे हुए, छले हुए महसूस कर रहे हैं, उनका खुद का कैडर भी मोदी की पूरी राजनीति से उसको मैनेज करने की कोशिश है। दूसरी बात जो मैं आकाश आनंद को के संदर्भ में जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बसपा में मायावती की राजनीति में या उनकी प्रैक्टिस में, जिसकी बात अभी डॉक्टर आरपी जी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जनरेशन का, अलग अलग जनरेशन का मामला है। मुझे लगता है कि हम जैसा नौजवान जब विश्वविद्यालयों में पढ़ने आता है तो वो बसपा में कोई एस्पिरेशन नहीं देख पाता है, कोई उम्मीद नहीं देख पाता है, या उसकी राजनीति से अपने आप को कहीं जोड़ नहीं पाता है। उनकी जो पूरी प्रैक्टिस है वो भी स्टेटस क्विस्ट, जिसको अभी हमारे अभी दद्दू जी जिस बात को कह रहे थे, यथा स्थिति को बनाए रखने की जो पूरी राजनीति है जिसके खिलाफ बसपा उठ खड़ी हुई थी, उसी राजनीति को करने का शिकार हो चुकी है। एक दौर था जब पूरे देश में जब कमंडल की राजनीति हो रही थी, तब कांसीराम मंडल और की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और देश में एक सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज जब इस देश में संविधान को बचाने की जरूरत महसूस की जा रही है, तब बसपा इस जरूरत को महसूस नहीं कर पा रही है, या मायावती के नेतृत्व में बसपा पूरी तरीके से दिशा विहीन हो चुकी है, और जिसका परिणाम आकाश आनंद जैसे एक युवा नेतृत्व को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने न सिर्फ आकाश आनंद का करियर खाया, बल्कि एक बड़े जो बसपा का जो बड़ा चंक है जो ऊट करता है सिर्फ हाथी का निशान देख करके, उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। तो बात बहुत साफ है कि मोदी की सत्ता या मोदी की कुर्सी डगमगा रही है और बसपा का भविष्य एकदम अधर में होता हुआ
नजर आ रहा है। तो ये दोनों चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। अब उसको मैनेज करने के लिए चाहे जितने परसेप्शन गढ़े जाएं, चाहे जितने कोशिशें करी जाएं, लेकिन ये चीजें तो दोनों बहुत साफ दिख रही हैं कि मायावती ने आकाश आनंद के ही करियर को नहीं खत्म किया, बल्कि अपनी भी नाव को डुबाने का काम किया, बसपा की नाव को डुबाने का काम किया। और उसका उभार, जैसा कि दद्दू जी ने कहा कि मायावती के खिलाफ बसपा में बगावत करके ही बसपा का भी कल्याण हो सकता है, आकाश आनंद के भी व्यक्तित्व का कल्याण हो सकता है, और दलित समाज भी अगर अपना हित चाहता है तो उसे बसपा के खिलाफ, मायावती की इस राजनीति के खिलाफ बगावत करनी होगी। जी सुनील जी। निशान जी अगर है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। साथी निशान जी। हाँ, सभी साथियों को जय भीम, और अच्छा लगा आप सभी लोग